ईरान ने हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें उसने 21,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई पर इजराइल की जासूसी करने का आरोप भी है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और यूरोप के कुछ देशों ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर चेतावनी भी दी है। इस पूरी स्थिति को समझेंगे कि आखिर ये हालात क्या है, क्या चल रहा है ईरान इजराइल के बीच। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ और इसका असर क्या है। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ईरान इजराइल की और उस खुफिया जंग की जो इन दोनों देशों के बीच चल रही है। पश्चिम एशिया, जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हमेशा जुड़े रहते हैं। यहाँ तेल के बड़े भंडार हैं और कई देशों के बीच पुरानी दुश्मनी है। और ईरान इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, एक मेन कंट्री है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है। हाल ही में ईरान की सरकार ने एक सुरक्षा अभियान चलाया है जो 13 जून से 24 जून तक चला है। यह अभियान पूरे देश के 31 प्रांतों में फैला था। इसमें सुरक्षा बलों ने संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की और कुल 21,000 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 261 लोग हैं, उन पर सीधे जासूसी के आरोप लगाए हैं और ईरान का कहना है कि ये लोग मुख्य रूप से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे। अब जासूसी के आरोप क्या है? ये लोग कथित रूप से ईरान के सैन्य स्थलों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों और सरकारी जो बिल्डिंग्स है उनकी सीक्रेट तस्वीरें और वीडियो जो फॉरेन नेटवर्क है उन्हें भेजते थे और ये आरोप लगा है इन जासूसों पर। और ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ को इजराइल ने फील्ड एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। मतलब वो आम नागरिकों की तरह रहते थे लेकिन सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। इसके अलावा इस अभियान में 2,774 अफगान नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है। ये शायद सीमा क्षेत्र से जुड़े मामले हैं या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऑपरेशन के लिए 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए हैं और शहरों और सीमाओं पर ड्रोन से निगरानी की है और आम लोगों से मिली सूचनाओं और इंफॉर्मेशन में 40% की इंक्रीज देखी गई है। और इससे पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर भी सहयोग बढ़ा है इस मामले में। यह अभियान ईरान के लिए एक स्टेप था क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने की एक कोशिश थी। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जो ध्यान देने के लिए है क्योंकि वो जो घटना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 जून को तेहरान की इवन जेल पर एक कथित हवाई हमला हुआ जिसमें 80 से ज़्यादा कैदियों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्था ने इसे संभावित युद्ध अपराध बताया है। ईरान का आरोप है कि यह हमला इजराइल ने किया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इजराइल ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया लेकिन ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल तौर पर भी चर्चा का केंद्र बन गया है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में विश्वास की कमी और ज्यादा बढ़ भी गई है। और अब इस कहानी का एक हिस्सा यूरोप की ओर भी मुड़ता है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इन तीनों देशों को E3 के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ईरान को एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी ये है कि अगस्त के एंड तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत में वापस आए, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक सैंक्शन फिर से लागू हो सकते हैं। स्नैपबैक सैंक्शंस क्या है, आइए आपको बताते हैं। ये 2015 के ईरान परमाणु समझौते का हिस्सा है जिसे JCPOA भी कहते हैं। और इस समझौते में ये प्रावधान है कि अगर ईरान शर्तों का उल्लंघन करता है, उन्हें नहीं मानता है, तो कोई भी पक्ष पुराने प्रतिबंधों को बिना किसी वीटो के बहाल कर सकता है। इन प्रतिबंधों से ईरान के हथियारों की बिक्री, वित्तीय लेन देन और तेल निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। और ईरान ने इस चेतावनी को गैर कानूनी माना है और जवाब में ये कहा है कि अगर सैंक्शन लगे तो वो NPT से बाहर निकल सकता है। NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो देशों को परमाणु हथियारों के प्रसार से रोकती है। अगर ईरान बाहर निकला तो उसके परमाणु गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कम हो जाएगी। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है जो हथियार बनाने के लिए, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 80% 90% जो ज़रूरत है उसके काफ़ी करीब माना जा रहा है। और यूरोप को ये चिंता है, ये डर है कि इससे क्षेत्र में स्थिरता प्रभावित हो सकती है और नए कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ सकती है। ईरान की अगर सिचुएशन की बात की जाए, ईरान की कंडीशन की बात की जाए, तो ये समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो अकेला नहीं है। रूस और चीन का साथ उसके साथ मजबूत हो रहे हैं। इन जो कंट्रीज़ है इनमें रिलेशंस लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं
और रूस ने ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल रक्षा प्रणालियों में सहायता भी दी है। चीन ने एनर्जी और निवेश के क्षेत्र में बड़े समझौते किए हैं और ये देश पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। वहीं नेटो के कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर ईरान अपना कार्यक्रम नहीं रोकता है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की राजनीति से जुड़ी है, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी है। अब थोड़ा विस्तार से ये देखें कि इजरायली मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ईरान ने जिन 261 लोगों पर जासूसी के आरोप लगाए थे उनमें से कई इजराइल के अंदर भी सक्रिय थे। ये लोग कथित रूप से 2020 और 2021 में ईरान की परमाणु साइटों पर हुए विस्फोटों से जुड़े थे। अगर ये सही है तो ईरान ने एक बड़े खुफिया नेटवर्क को इम्पैक्ट किया है। ये जासूसी के क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है जहां देश एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यूरोप की E3 देशों की चेतावनी सिर्फ एक नॉर्मल एक चेतावनी नहीं है, जबकि जो सीक्रेट सोर्सेस है उनके मुताबिक उन्होंने नेटो के साथ सैन्य सिमुलेशन किए हैं जिसमें ईरान की परमाणु साइटों जैसे नातांज, फोर्दो और अराक को जो टारगेट बनाया गया है। और इसका ये मतलब है कि अगर कूटनीतिक प्रयास विफल हुए तो कार्रवाई की तैयारी हो सकती है। एक अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का ये अनुमान है कि ईरान का मौजूदा 12 से 14 दिनों में यूरेनियम है वो हथियार ग्रेड में परिवर्तित हो सकता है। एनपीटी से बाहर निकलने पर निगरानी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। रूस और चीन की भूमिका यहाँ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में लग चुका है और उसकी प्रशिक्षण, उसके जो टेस्ट है वो भी चल रहे हैं और चीन ने भी ये संकेत दिया है, ये सिंबल दिया है कि वो ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, भले ही उस पर सैंक्शंस लगे, भले ही प्रतिबंध लगे अमेरिका की तरफ से। इससे ईरान आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह से अलग थलग नहीं होगा और लेकिन ये पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती बन सकती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यूक्रेन युद्ध और ताइवान मुद्दे पहले से मौजूद हैं और एक नया संकट दुनिया की स्थिरता को और प्रभावित कर सकता है। अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव की बात करें तो अगर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए गए, अगर ये लागू हुए तो तेल और गैस निर्यात रुक सकता है जिससे विदेशी मुद्रा में कमी आएगी। इससे महंगाई बढ़ सकती है, बेरोजगारी और ज्यादा फैल सकती है और घरेलू स्तर पर भी असंतोष हो सकता है। ईरान पहले से प्रतिबंधों का सामना ऑलरेडी कर रहा है और नए प्रतिबंध इस सिचुएशन को और ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। ऐसे में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकता है ताकि वो दबाव का मुकाबला कर सके। लेकिन IAEA की रिपोर्ट बताती है कि ईरान 90% शुद्धता की दहलीज पर पहुंच चुका है। अगर ये सीमा पार हुई तो कई जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सैन्य हस्तक्षेप की संभावना और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि यूरोप इसे एक सीमा रेखा मानता है और ये पूरी जो सिचुएशन है ये जासूसी से शुरू होकर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंच गई है। ईरान इसे अपनी सुरक्षा की सफलता मानता है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो बाकी कंट्रीज हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये उसके खिलाफ एक मोर्चा भी खोल सकता है। अगर यूरोप और अन्य देश अपनी चेतावनी पर अमल करते हैं तो इस क्षेत्र में नए प्रतिबंध और बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ईरान की स्थिति अब निर्णायक मोड़ पर है और पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। अब थोड़ा पीछे जाकर समझे तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से विवाद है। इजराइल को लगता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान कहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन। लेकिन पश्चिमी देशों को ये डर है, उन्हें ये डाउट है और उन्होंने जासूसी के आरोप भी इसी मुद्दे के तहत लगाए हैं कि ये जो है ये कोई ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं बनाया जा रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ईरान का ये दावा है कि पकड़े गए जो लोग हैं उसकी परमाणु साइटों को निशाना बना रहे थे। इजराइल की चुप्पी से लगता है कि कुछ आधार हो सकता है, लेकिन इसकी जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है और इसकी जरूरत है। E3 देशों की बात करें तो E3 देशों की सख्ती का क्या कारण है? अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित कर ले तो मिडिल ईस्ट में शांति का संतुलन बिगड़ सकता है और जो बाकी कंट्रीज है जैसे सऊदी अरब या इजराइल भी समान कदम उठा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दौड़ और शुरू हो सकती है। रूस और चीन का समर्थन ईरान को और मजबूती देता है और रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन्स का जो इस्तेमाल हुआ है और बदले में वो सहायता भी दे रहा है।
इन दोनों में एक बार्टर ट्रेड चल रहा है, वो एक दूसरे को सैन्य मदद दे रहे हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और चीन को ईरान से तेल की जरूरत है, इसलिए वो अपने प्रतिबंधों की अनदेखी कर रहा है और ये एक बड़ा गठबंधन बन रहा है जहां पश्चिमी और पूर्व के हित जो है वो आपस में टकरा रहे हैं। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो इस बारे में बात करें तो ईरान में पहले से प्रतिबंधों से आर्थिक दबाव है और लोग महंगाई और रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। अगर नए सैंक्शंस लग जाते हैं तो ये सिचुएशन और बद से बदतर हो सकती है और सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। जैसा कि पहले प्रदर्शनों में देखा गया है, इजराइल में भी लोग सुरक्षा की चिंता में हैं क्योंकि ईरान समर्थित समूह जैसे हिजबुल्लाह से उन्हें और खतरा रह सकता है। यूरोप में ऊर्जा कीमतें और प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि ईरान का जो तेल है वो वैश्विक बाजार का हिस्सा है। अमेरिका जो चुनावों में व्यस्त है वो भी इस मुद्दे पर नजर रखेगा क्योंकि वो JCPOA का एक हिस्सा था। और इसके समाधान के रास्ते पे बात करें कि आखिर समाधान के रास्ते क्या है, तो इसमें कूटनीति ही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगर ईरान और पश्चिमी देश बातचीत में लौटे तो समझौता हो सकता है। वियना में पहले की गई जो बातचीत है, जो मीटिंग से फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन अगर नहीं तो अगस्त के बाद सैंक्शंस लागू हो सकते हैं और ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सवाल ये है कि ईरान अपना रुख बदलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।